हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एनसीईआरटी का सार समरी पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के और वो भी केवल 10 मिनट में। ठीक है, तो 10 मिनट में पूरी की पूरी तैयार करनी है। और अगर आप कोशिश करें तो लाइव आया कीजिए डेली 8 बजे, सुबह 8 बजे आपके लिए एनसीईआरटी का सार लेके आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी, ये जो यहाँ पे आपकी बनी है आवर पास्ट, और इसमें चैप्टर चल रहा है आपका 4 इतिहास के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जितने भी चैप्टर्स अगर आपके छूट गए हो तो वो वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए लास्ट में होगा क्विज, और क्विज बहुत खास है। रीज़न ये है कि एक तो आपके लिए यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं, मतलब जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे आपको दिए जाएंगे, और लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम के और दूसरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए ये हैं वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित। पहला क्या है, मुगल पेंटिंग से संबंधित। दूसरा क्या है यहाँ पे आपका भाषा से संबंधित। तीसरा है आपका मुगल जागीर से संबंधित। और लास्ट क्या है, रेड फोर्ट है आपका। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग नेक्स्ट जब खत्म होगा ये आपका चैप्टर तो हम लोग लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य और मुगल एम्पायर, यानी इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मुगल रूल, यानी मुगल रूल क्या है अगर आपसे बात की जाए तो कौन सी सेंचुरी में था ये आपका, 16 सेंचुरी में। लेकिन ध्यान से देखिए तो केवल आगरा से दिल्ली तक ही था, यानी दिल्ली के आसपास के एरिया को ही वो मुगल रूल मानते थे 16वीं सदी में। लेकिन 17वीं सदी में ये जो है आपका ये आगे तक फैला, यानी पूरे देश को कंट्रोल किया। कब, 17वीं सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था और गवर्नेंस, यानी किस प्रकार से रूल करते थे, उसे हम आज भी फॉलो करते हैं। कैसे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आज भी कहाँ से स्पीच देते हैं, रेड फोर्ट से, क्योंकि रेड फोर्ट की जो महत्ता है वो किसने बनाई थी, मुगल्स ने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए शुरू करते हैं स्टोरी बाबर से। बाबर की स्टोरी क्या है भाई, उनकी जो मदर थी वो किस साइड से थी, चेंगीज खान से, जो कि एक मंगोल रूलर था। तो मंगोल रूलर रहा होगा तो चाइना और सेंट्रल एशिया के पास रूल करता था। लेकिन इनके पिता की तरफ से भी बहुत मजबूत यहाँ पे थे राजा, वो थे तिमूर, ईरान के शासक थे। और अगर बात कर ली जाए उनके असली पिता की, यानी बाबर के बारे में, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। ये आपको पॉइंट बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, तो चाहिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को कई बार पसंद आता है अलग अलग सवाल पूछने के लिए। अब देखिए वहीं बाबर माता पिता के अलावा ये आपके फर्स्ट मुगल एम्परर थे। कब से कब तक, 1526 से 1530 तक। क्यों, अब देखो यहाँ पे आपके रीजन मिल गया। पहले वो फरगाना में यहाँ पे बैठता है केवल 12 साल की उम्र में। फिर मजबूरन उसको उज्बेक एक मंगोल ग्रुप है उसको बार बार अटैक करते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा था इसलिए उसको क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेकिन अब देखो वो फिर से आता है काबुल में, और फिर काबुल से आता है भारत में इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में। इसी को प्रथम पानीपत का युद्ध भी कहा जाता है। तो हम मेरे ख्याल से स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे आपको याद हो गया होगा। एक चीज़ और छोटी सी याद कर लो कि बाबर ही वो पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में कैनन, यानी कि जो आपके तोपें हैं, और या गन पाउडर यानी बारूद है, उसका पहली बार प्रयोग किया था। अब देखिए पूरा पेज क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अफगान्स यहाँ पे आपके जो मंगोल, यहाँ पे मुगल्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट थे। ठीक है, अब देखो अगर वहीं पर अगर थ्रेट थे तो कई सारी बैटल्स भी लड़ी गई होंगी। कौन कौन सी बैटल्स लड़ी गई, 1526 में लड़ी गई आपकी इब्राहिम लोदी के लिए, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, प्रथम पानीपत का युद्ध। फिर अगले साल फिर से लड़ा खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ, और यहीं 1528 में हम लोगों ने लड़ा चंदेरी का युद्ध राजपूतों के खिलाफ। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई बाबर के बारे में। आप देखते हैं हुमायूं। तो देखो यहाँ पे 2 डेट्स हुई हैं। तो हुमायूं जो है आपका, इसने 2 बार शासन किया है। तो देखते हैं कैसे कैसे शासन किया था। एक तो उसने देखिए, अच्छा हुमायूं की अच्छी आदत ये थी कि उसने अपने सारे भाइयों को बराबर प्रोविंस दे दी। उसने कहा नहीं, सब लोग अपनी अपनी प्रोविंस में राज करो। लेकिन जो उसका भाई था मिर्जा कामरान, अच्छा इनका रोल जो है ना आगे भी बढ़ेगा। तो ये अभी यहाँ पे नहीं है खाली विलन, ये आगे भी विलन रहेंगे, तो इस विलन को नाम याद रखिएगा। तो ये जिसने शेर खान की मदद से हुमायूं को हरा दिया, कहाँ पर, चौसा के युद्ध में। तो अब इसको चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, क्योंकि बैटल ऑफ चौसा फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। और उसके अलावा फिर कब हराया, कन्नौज में हराया, जिसके कारण वो ईरान चला गया। ईरान में उसको मदद मिलती है सफाविद शाह की। सफाविद शाह और मुगल की जो यहाँ पे कह सकते हैं जोड़ी, ये आगे भी काम करती रहेगी। ठीक है, फिर अब क्या होता है, वो फिर से रिकैप्चर वापस आता है 1555 में, लेकिन मर जाता है अगले ही साल एक एक्सीडेंट में। तो अब अगर मान लो पूछ लें कि कौन सा मुगल है जिसको एक्सीडेंट में मार जो इसकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे एक और हमें नाम मिल गया, किसका, हुमायूं का। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये पेज क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर जो है आपका ये 13 साल की उम्र में, मतलब एक उससे उनसे पहले 12 साल की उम्र में वहाँ पे शासक बन गए थे, ये 13 साल की उम्र में बन गए। ठीक है, लगभग एक ही फैमिली पूरी अच्छी खासी यहाँ पे छोटी सी उम्र में रूल करना शुरू करती है। और इनके जो पीरियड है इसको 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन देखो 3 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2 भागों में। कैसे? एक तो बात की जाए 1556 से लेकर के 1570 के बीच में, यहाँ मालवा का युद्ध होता है और गोंडवाना को जीता जाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, मालवा और गोंडवाना को जीता जाता है। और अब वो याद आ गए होंगे आपको, मिर्ज़ा हकीम। ठीक है, मिर्ज़ा हकीम और उज्बेक, यही इनको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं इस पीरियड में, यानी 56 से 70 में। और वहीं देखो 68 में जो सिसोदिया हैं आपके, ठीक है, चित्तौड़ से, वो जो हैं आपके सीज कर लिए जाते हैं। और वहीं रणथंबोर के जो आपके राजा हैं उनको भी कह सकते हैं बंदी, या फिर उनको जो है हरा दिया जाता है। ठीक है, कब? आपका 1569 में। फिर देखते हैं इसके बाद 1585 से 1605 में डेक्कन का कैंपेन, यानी अब ये साउथ की तरफ बढ़ गए थे। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ये नोट भी कर सकते हो, साउथ ये कौन से साल में बढ़े थे। और लास्ट ईयर में तो अपना याद रखिएगा, मुगल कोई भी रहा हो राजा, उसके बेटे ने उसको ज़रूर परेशान किया। तो यहाँ पे रिबल किसने किया? जहांगीर ने। अब जहांगीर के समय पर कौन रिबल करेगा? शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां के समय पर कौन रिबल करेगा? औरंगजेब। ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहांगीर के बारे में खास बात है कि इन्होंने सिसोदिया रूलर मेवाड़ के अमर सिंह को यहाँ पे क्या किया था? हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो डेक्कन कैंपेन यहाँ पे अकबर ने शुरू किया था, वही शाहजहां ने भी जारी रखा। लेकिन शाहजहां ने अगर जहाँ पे जारी रखा था, तो उनके जो बेटा यानी जो औरंगजेब था, उसने दारा शिकोह को मार के शाहजहां से क्या कर लिया था? गद्दी छीन ली थी। और इसी के साथ साथ उन्हें आगरा की जेल में, या कह सकते हैं आगरा के किले में, हमेशा के लिए उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, उनकी मृत्यु तक। किसे? शाहजहां। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूरा पेज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं औरंगजेब ने अब क्या किया। तो औरंगजेब ने बजाय कहीं और जाने के डेक्कन की तरफ, पहले गया नॉर्थ ईस्ट में और अहोम को हराया। ठीक, फिर उसने मराठा में शिवाजी को पकड़ लिया और उनकी इंसल्ट की। इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया। फिर जो अकबर के जो रिबेलियंस थे, ठीक है, तो अकबर के रिबेलियंस के बाद जो औरंगजेब ने क्या किया? डेक्कन के सुल्तान के खिलाफ अपनी आर्मी भेजी। ठीक है, और बीजापुर और गोलकोंडा को फिर से हासिल किया। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, बीजापुर और गोलकोंडा को फिर से हासिल किया गया। ठीक है, तो ये बात थी पूरे मुगल्स के बारे में। अब देखते हैं मुगल्स की जो मैरिजेज हुई राजपूत से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से आपके कह सकते हैं कि पीरियड से या कौन से रूलर के थ्रू है। ठीक है, तो देखो अकबर की जो पत्नी थी, ठीक है, जोधाबाई, तो वो कछवा प्रिंसेस थी और राजपूत रूलर थे अंबर के, उनकी बेटी थी। और वहीं जहांगीर की वाइफ, वो आपकी राठौर प्रिंसेस थी और मारवाड़ की बेटी थी। ठीक है, जो मारवाड़ के राजपूत रूलर थे उनकी बेटी थी। चलिए अब यहाँ पे ये पूरा पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। तो ये देखिए, ये है वो मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर और औरंगजेब ने चलाई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कश्मीर से लेकर के वो पंजाब तक गए, पंजाब से होते हुए रणथंबोर, और रणथंबोर और चित्तौड़ ये अधिकतर अकबर ने जीते थे। ठीक है, अब इसके बाद जब डेक्कन की बात की जाए, तो ये है वो बीजापुर और गोलकोंडा जिसे औरंगजेब और अकबर दोनों ने जीता। ठीक है, चलिए, और अगर वहीं बात कर ली जाए, बाकी में आपका बेरार भी आता है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो काबुल भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखिए तो बंगाल में शासन तो किया था मुगलों ने, लेकिन वो शासन काफ़ी दूर होने के कारण थोड़ा सा वीक था। चलिए अब ये यहाँ पे मैप अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात की जाए अकबर के रूल में मनसबदारी, या मुगल्स के रूल में मनसबदारी और जागीरदारी थी। तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी आय का जरिया था। तो मनसबदार क्या थे? मनसबदार एक रैंक थी, एक पोजीशन थी। तो मनसब अगर कोई कहता था कि मैं मनसबदार हूँ, तो एक तो वो अपनी रैंक बता रहा है, दूसरा बता रहा है उसकी सैलरी कितनी है, और तीसरा बता रहा है उसके पास सेना कितनी है। 3 चीज़ें हो गई। तो अब इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा मनसब है, उसके लिए जाट बनाए गए। यानी जितना जाट होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, उतना ही क्या होगा? वो बड़ा मनसब होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब रोल क्या था मनसबदार का? एक तो वो देखता था कैवलरी मैन को कि भाई उसके जो सैनिक है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्हें रजिस्टर कराता था सैनिक के लिए, और उनके जो घोड़े तो उन्हें क्या कराता था वहाँ पे? उन्हें दागता था। ठीक है, यानी ब्रांडेड कर देता था। और वहीं बात की जाए मनसबदार की, तो सैलरी जो है आपकी वो जागीर के रूप में मिलती थी, लेकिन ये इक्ता से अलग थी। इक्ता हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जागीर जो है वो मनसबदारी में कैसे अलग थी? क्योंकि जो जितने भी मनसबदार थे वो वहीं जागीर में रहते नहीं थे,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और वहीं अकबर के रेन में जागीर को नापने के लिए और वहीं पे रेवेन्यू इक्वल किया गया उनकी सैलरी के बराबर, मतलब उतना ही लैंड दिया जाता था जितनी सैलरी है, एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। लेकिन औरंगजेब फेल हो गया था मनसबदारी व्यवस्था को लागू करने में। तो चाहिए तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब मेरे ख्याल से पूरा पेज एनसीईआरटी का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अभी हम लोगों ने मनसबदार की बात की, तो ये है वो मनसबदार। अब अगर ये आपके सामने आ जाए तो ये आपको पहली बात बता रहा है कि इसकी रैंक क्या है, ठीक। दूसरी बात बता रहा है कि इसको सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो रैंक और सैलरी के लिए कौन जाना जाता था? आपका मनसबदार। और उसके अलावा ये अपने साथ आर्मी भी रखता था। अब इस चित्र से यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये जो है आपका कहाँ करते थे? इबादत खाने में रिलीजियस डिस्कशन करते थे वो अलग अलग गुरुओं के साथ में। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब्त और ज़मींदारी के बारे में। तो जब्त और ज़मींदारी, ज़मींदार जो थे आपके, ये जितने भी बीच के लेवल थे, बीच का लेवल मतलब कौन हो गया? चाहे वो आपका यहाँ पे विलेज का मुखिया हो और चाहे किसी कबीले का मुखिया हो, सबको क्या उन्होंने बना दिया? ज़मींदार बना दिया। तो ये जब्त व्यवस्था क्या है? पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इसे गुजरात और बंगाल में लागू नहीं किया गया। तो थी क्या? तो इसमें क्या करते थे ये लोग? पूरी फसल का सर्वे किया करते थे। तो फसल का उन्होंने सर्वे किया। इसको शुरू किसने किया था? टोडरमल ने, ठीक है। उसमें उनके दाम को तय किया जाता था 10 साल के लिए, और 10 साल के लिए तय कर दिया। फिर उस पर टैक्स लगाते थे कैश में। ये नोट कर लीजिए कि टैक्स किस में लगता था उस समय पे? कैश में लगता था, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए, हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्किल में डिवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अकबरनामा। ध्यान से सुनना, ये 3 वॉल्यूम में थी। लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। तो 3 वॉल्यूम में से जो तीसरा वॉल्यूम है उसी को आप आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। यानी जब बात की जाए ऑटोबायोग्राफी अकबर की, तो कौन सी है? आईने अकबरी। तो वो तीसरा वॉल्यूम है किसका? अकबरनामा का है। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और इसी आईने अकबरी में उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रेवेन्यू, मतलब कैसे आय आती थी और कैसे उनकी सेना ने कार्य किया, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। किसमें? आईने अकबरी में। इसीलिए उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। ये पेज अब आपके लिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या विशेष था। तो देखिए, जो उनकी प्रोविंस थी उन्हें सूबा कहा जाता था। अब जो रूल कर रहा है उसे क्या कह दिया? सूबेदार कह दिया। आज भी ये नाम आपने सुना होगा। और वहीं अगर बात की जाए तो यह आपका दोनों पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों करता था, ठीक है। और अगर बात की जाए तो हर एक प्रोविंस में एक दीवान, दीवान तो समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी ये कह सकते हैं जो मुनीम जी होते थे, दीवान टाइप के, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए बख्शी कौन था? तो मिलिट्री पे मास्टर, जो सैलरी देता था मिलिट्री मैन को। और वहीं सदर कौन होता था? तो जो भी धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्री है उसे क्या कहते थे? सदर कहते थे, ठीक। चलिए, और अगर बात की जाए फौजदार की, तो मिलिट्री कमांडर फौजदार कहा जाता था। और कोतवाल कौन होता था? जो पुलिस का कमांडर होता था, ठीक है। मिलिट्री कमांडर फौजदार, पुलिस का कमांडर कोतवाल। और सुलह कुल, ये एक आइडिया था अकबर का जिसमें यूनिवर्सल पीस की बात की गई। कैसे? कि भाई अपनी जिंदगी में एथिक्स को रखो, ठीक है। एथिक्स को अगर रखोगे तो आपको हर जगह क्या मिलेगा? हर चीज नैतिकता के आधार पे अच्छी लगेगी। इसको फॉलो किस किसने किया था? शाहजहां और जहांगीर ने। चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, बात की जाए अगर रज्मनामा की, ठीक है। तो रज्मनामा जो है आपका, ये महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रांसलेशन ब्यूरो भी बनाया गया, मकदब खाना। इबादत खाना हो गया और मकदब खाना। मकदब खाना क्या है? आपका ट्रांसलेशन ब्यूरो। अब एक बार इस पेज को देखिए, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें करना है क्विज, और क्विज के बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर साथ में देखिएगा इसके राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैच द फॉलोइंग की बात की जाए तो मनसब, मनसब क्या है आपकी? मनसब आपकी एक रैंक है, ठीक है। चलिए, तो मनसब हो गई एक रैंक। वहीं बात की जाए मंगोल की, तो मंगोल होते हैं आपके उज्बेक। और अगर आपसे बात की जाए सिसोदिया की, तो सिसोदिया हो गए आपके यहाँ पर मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में कौन हो गए आपके? सिसोदिया संबंधित थे। और वहीं अगर बात की जाए राठौर राजपूत की, तो राठौर राजपूत मारवाड़ से संबंधित थे। और नूरजहाँ किससे संबंधित थी? जहांगीर से। और सूबेदार आपके किससे संबंधित थे? सूबेदार आपके संबंधित थे गवर्नर से,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो एक बार यहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर बात की जाए कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम, जो कि अकबर का कौन था, हाफ ब्रदर था, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो उसकी जो कैपिटल थी वो वही इंडिया से बाहर ही होगी, कहाँ पे थी, काबुल में थी। और रिवर यहाँ पूछा गया जो 5 डेक्कन सल्तनत थी, तो एक बिरार, खंदेश, अहमदनगर के अलावा आपकी जो 2 मैंने अलग से बताई थी वही यहाँ पे क्या थी आपकी, एक बीजापुर, दूसरी गोलकोंडा। ठीक, चलिए फटाफट जल्दी देखते हैं। अगर जट को डिटरमाइन किया गया रैंक सैलरी के लिए, तो सवार जो है आपका उसे कौन दर्शाता था, तो उसे कैवलरी मैन के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, सवार को कौन किसके लिए बताया गया, कैवलरी मैन के लिए। और अबुल फजल के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने कौन सा आइडिया दिया था, तो उन्होंने आइडिया दिया था सुलह कुल का। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए ये हैं वो क्वेश्चंस, और इनमें से अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो मुगल पेंटिंग सबसे पहले किसके काल में आई थी, तो जहांगीर के काल में आई थी। और वहीं अगर आपसे बात की जाए कि कौन सी भाषा है जो मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा चलती थी, तो वो थी पर्शियन भाषा। और अगर बात की जाए मुगल जागीर से आपका मतलब क्या है, तो मुगल जागीर से मतलब होता है ऑफिसर्स को रेवेन्यू राइट्स देना। और अगर बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मुगल जो है रेड फोर्ट में वो कब गिरना शुरू हुआ, मुगल की जो प्रेजेंस थी, तो वो गिरना शुरू हुआ था बहादुर शाह जफर के समय पे। ठीक है, एक बार फिर से अगर चाहिए तो यहाँ क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे रिपीट कीजिएगा। ठीक है, चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।